नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन शिक्षा में हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। आज हम इस वीडियो में भाषा बिंदु का एक भाग लेने वाले हैं। वाक्य, जिसमें हम क्या देखने वाले हैं? वाक्य के भेद देखने वाले हैं। वाक्य क्या होते हैं बच्चों? क्या आप सभी जानते हो? वाक्य ऐसे शब्दों का समूह होता है जिसे हम अपने विचारों के माध्यम से या लेखन के माध्यम से जब व्यक्त करते हैं तो सामने वाला हमारे भाव को समझ पाता है। हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम क्या समझाना चाह रहे हैं, तो वो होते हैं हमारे वाक्य। अब ये जो हमारे वाक्य होते हैं, उस वाक्य को भी कुछ प्रकारों में बांटा गया है और उन प्रकारों के आधार पर मुख्य रूप से उसे पहले तो दो भागों में बांटा गया है, जो कि है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद और दूसरे है रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो हमारे पिछले वीडियो में हमने अर्थ के आधार पर वाक्य भेद कितने हैं वो हम देख चुके हैं, जो कि 8 है। विधानवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, संकेतवाचक और संदेहवाचक। इस पर हमने आपको पूरे विस्तार से समझाया है, एक एक भेद को लेकर, एक एक प्रकार को लेकर कि कौन सा विधानवाचक होता है, वो कब होता है, उसके उदाहरण किस प्रकार से होते हैं। ये सारा कुछ आपको हम हमारे इसके पहले के वीडियो में बता चुके हैं। आज हम रचना के आधार पर वाक्यों के भेद देखने वाले हैं, जो कि केवल 3 हैं। कितने हैं बच्चों रचना के आधार पर वाक्य के भेद? केवल 3 याद रखने हैं हमें रचना के आधार पर। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्रित या मिश्र वाक्य। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो पहला प्रकार है सरल वाक्य वो देखेंगे। तो सरल वाक्य की परिभाषा क्या है? देखिए, ऐसा वाक्य जिसमें एक ही क्रिया एवं एक ही कर्ता होता है, या जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य एवं एक ही विधेय होता है, वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं। सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहा जाता है। तो कर्ता, क्रिया, उद्देश्य, विधेय, ये चीज़ जो है हम आपको पिछली कक्षा में समझा चुके हैं। कर्ता मतलब जो कार्य कर रहा है, और जो कार्य किया जा रहा है वो होती है क्रिया। तो इस प्रकार से कर्ता और क्रिया। अब अगर उद्देश्य और विधेय के बारे में हम कहें तो जिसके बारे में बात की जाती है उसे उद्देश्य कहते हैं, उद्देश्य। और जो बात हम करते हैं, जिसके बारे में हम जो बात कर रहे हैं, वो हमारा विधेय होता है। तो इस प्रकार से ये चीज़ है सरल वाक्य की पहचान। एक तो उसमें कर्ता क्रिया होते हैं, या जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, यानी जिसके बारे में हम बात करेंगे वो केवल एक ही होगा, और हम जो उसके बारे में बात कर रहे हैं वो भी एक ही बात हम बता रहे हैं, तो वो होगा हमारा उद्देश्य या विधेय। और जो सरल वाक्य है इसे एक और नाम है साधारण वाक्य। अब हम इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। नीरा आ गई। जैसे अगर हम कर्ता और क्रिया के आधार पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ नीरा के बारे में बात की जा रही है, और यहाँ क्रिया कौन सी हुई है? आने की क्रिया हुई है। वैसे ही अगर हम किसी के बारे में अगर बता रहे हैं हम, तो किसके बारे में यहाँ बता रहे हैं? नीरा के बारे में। तो ये हमारा उद्देश्य है, और हम क्या बता रहे हैं कि वो आ गई है, तो वो हमारा विधेय है। उसी प्रकार से वीरेश बाजार जा रहा है। हम यहाँ किसके बारे में बता रहे हैं? वीरेश। तो ये हमारा उद्देश्य है या करता है, जिसके बारे में हम बोल रहे हैं, जो कार्य कर रहा है। अब वो कौन सा कार्य कर रहा है? बाजार जाने का कार्य कर रहा है, बाजार जाने की क्रिया करने वाला है, कर रहा है। तो ये हमारी क्रिया हुई। और हम वीरेश के बारे में हम क्या बता रहे हैं कि वो क्या कर रहा है?
वो बाजार जा रहा है। तो ये उसका विधेय हुआ। तो हम यहाँ देख रहे हैं इन उदाहरण में कि यहाँ एक ही एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है, और कर्ता और यहाँ क्रिया भी हमें मिल रही है। तो इसलिए ये क्या है, हमारा साधारण वाक्य या सरल वाक्य। उसी तरह से यहाँ तीसरा वाक्य, एक और उदाहरण, वह अपने पिताजी के साथ प्रतिदिन घूमने जाता है। तो इस उदाहरण में भी आप देखोगे कि यहाँ पर जो उद्देश्य है या विधेय है या कर्ता है, क्रिया है, किस प्रकार से हमें ये समझना है, ये चीज़ हम आपको ऊपर दो उदाहरण में समझा चुके हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा सरल वाक्य और उसके उदाहरण। ये हमारा वाक्य के प्रकार जो रचना के आधार पर है उसका पहला प्रकार रहा। अब हम देखेंगे दूसरा प्रकार, जो कि है संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य क्या होते हैं? संयुक्त वाक्य? आप देखिए परिभाषा यहाँ, जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अव्ययों द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। यानी आपको यहाँ पर जो मिलेंगे, जो हमने अभी सरल वाक्य पढ़े हैं और आगे हम जो मिश्र वाक्य अभी समझने वाले हैं, तो इन ऐसे दो जो वाक्य है उसमें दो वाक्यों का मेल हो सकता है और उन्हें संयोजक अव्ययों के द्वारा जोड़ा जाता है, उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। आगे के उदाहरण से आप समझोगे कि संयोजक अव्यय क्या है। जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया। अगर ये साधारण वाक्य होता तो वह सुबह चला गया या वह शाम को लौट आया, इस प्रकार से हो सकता था। लेकिन यहाँ आपको देखो दो सरल वाक्यों को जोड़ा गया है कि वह सुबह गया, शाम को लौट आया, और हमने इस दो वाक्य को किन से जोड़ा है? और से। तो यहाँ और हमारा ये संयोजक अव्यय है, और इस प्रकार से हमारा ये वाक्य जो है और इस संयोजक अव्यय से जुड़कर जो बना है, दो वाक्यों से मिलकर बना है, जिसे हमने और से जोड़ा है, जिसे संयोजक अव्यय कहते हैं। इसी वजह से ये कहलाता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त का मतलब ही है, मतलब दो से मिला हुआ, युक्त हुआ। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि दो सरल वाक्यों से, जिसे हम कह सकते हैं कि ये जुड़ा हुआ है, और इसको जोड़ने के लिए और संयोजक का हमने उपयोग किया है। अब दूसरा उदाहरण, उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। तो यहाँ अगर हम देखते हैं, उसने बहुत परिश्रम किया, उससे सफलता नहीं मिली। हम ऐसे दो वाक्य भी हम बना सकते थे, लेकिन यहाँ पर एक ही वाक्य को किस प्रकार से जो है पूरा किया गया है, उसे किंतु जोड़कर, संयोजक अव्यय जोड़कर उसे एक वाक्य बनाया गया है। इसीलिए यहाँ पर ये भी उदाहरण जो है हमारा संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। हाँ, अब यहाँ आपको कुछ संयोजक अव्यय कौन कौन से हो सकते हैं ये दिखाए गए हैं। क्योंकि हमने यहाँ दो उदाहरण आपको समझाए हैं, तो हमने यहाँ पर दो ही संयोजक अव्यय का उपयोग किया है। कौन से? हमने यहाँ एक तो और एक किंतु, ये दो ही संयोजक अव्यय का उपयोग किया है। इसके अलावा भी और कौन से संयोजक अव्यय हो सकते हैं, इसी वजह से हमने इन्हें यहाँ ब्रैकेट में दिया है। कौन से हो सकते हैं? और तो बताया ही गया है आपको, उसी के साथ तथा, या, अथवा, फिर भी, लेकिन, किंतु, परंतु, इसलिए, एवं, तो, अतः, नहीं तो, आदि। यानी इस प्रकार से अगर आपको बीच में अव्यय दिखाई दे, संयोजक अव्यय दिखाई दे, और दो वाक्य आपको जुड़े हुए दिखाई दे, वो सरल वाक्य भी हो सकते हैं अथवा मिश्र वाक्यों का मेल भी वो हो सकता है संयोजक अव्ययों के द्वारा, तब वो हमारे होते हैं संयुक्त वाक्य। तो इस प्रकार से ये रहा हमारा रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार का दूसरा प्रकार। अब हम पढ़ते हैं और अब हम देखते हैं इसका तीसरा प्रकार। तीसरा प्रकार क्या है? तीसरे प्रकार का टाइटल हम इसके पहले की स्लाइड में ही देख चुके हैं कि कौन सा है, मिश्र वाक्य, या जिसे मिश्रित वाक्य भी कहते हैं। अब इसकी परिभाषा देखिए।
ऐसे वाक्य जिनमें सरल वाक्य के साथ साथ कोई दूसरा उपवाक्य भी हो, वे वाक्य मिश्र वाक्य कहलाते हैं। मिश्र वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे साधारण वाक्यों से होती है जिनमें एक प्रधान वाक्य होता है और दूसरा वाक्य क्या होगा, उस पर आश्रित होगा, यानी उस पहले वाक्य के ऊपर वो डिपेंडेंट ऐसा आश्रित वाक्य उसमें मिलेगा, दूसरा उपवाक्य मिलेगा, तब वो आपका मिश्र वाक्य हो सकता है। इस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक या अधिक समापिका क्रियाएं होती हैं। मिश्र वाक्य में प्रधान वाक्य को आश्रित उपवाक्य से जोड़ने के लिए जो आपस में कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि का प्रयोग किया जाता है। तो जिस प्रकार से आपको बताया था हमने संयुक्त वाक्य में कि वहाँ पर जो है संयोजक अव्यय का हम उपयोग करते हैं, और उसको भी आपको हमने ब्रैकेट में बताया था कि कौन कौन से संयोजक अव्यय हो सकते हैं। तो उसमें कुछ सरल वाक्य में भी हम संयोजक अव्यय का उपयोग करते हैं और कुछ मिश्र वाक्यों में भी। तो मिश्र वाक्यों में किस प्रकार से आपको वो मिल सकते हैं, यहाँ पर आपको वो देखना है। और मिश्र वाक्य के जो कुछ अंग है वो संयुक्त वाक्य में भी मिल सकते हैं, लेकिन मिश्र वाक्य पूरी तरह से कभी अकेला भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको ये जो अंग मिल रहे हैं कि, जो, क्योंकि, तो वो संयुक्त वाक्य ही होगा, वो मिश्र वाक्य भी हो सकता है। तो इस प्रकार से हमें देखना है। दूसरा आपको यहाँ क्या बताया गया है कि मुख्य उद्देश्य और विधेय के अलावा वहाँ एक या अधिक समापिका क्रियाएं होती है। मतलब समापिका क्रियाएं किसे कहते हैं? क्रिया तो आप सभी जानते हैं कि जहाँ पे हमें कुछ कार्य के होने का बोध होता है। तो क्रियाएं जो होती है, एक पूर्वकालिक क्रिया होती है और दूसरी समापिका क्रियाएं होती है। तो जो समापिका क्रिया है, जिससे हमें किसी कार्य के समाप्त होने का अनुभव होता है या कार्य समाप्त हो रहा है ऐसा हमें पता चलता है, वो समापिका क्रियाएं होती हैं। ये चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब यहाँ हम मिश्र वाक्य के उदाहरण देख लेते हैं। यह वही भारत देश है जिसे पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। देखो ये उदाहरण है, इस उदाहरण को मैं आपको किस प्रकार से आपको मिश्र वाक्य को पहचानना है वो नीचे आपको लिखा हुआ है, जिसे मैं पढ़ूंगी भी और आपको एक्सप्लेन भी करूंगी। साथ ही इन फ्यूचर अगर कभी आपको दिक्कत हो तो आप भी वहाँ पर उसे समझ सकते हो। ऊपर दिए गए उदाहरण में जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें 2 उपवाक्य हैं। इसमें यह वही भारत देश है, यह उपवाक्य प्रधान है। तो यहाँ आप जो देख रहे हो कि यह वही भारत देश है, ये क्या है? हमारा प्रधान है। एवं जिसे पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, यह उस पर आश्रित उपवाक्य है। तो भारत देश, ये हमारा भारत देश जो कह रहे हैं वो हमारा प्रधान वाक्य है। अब हमारे इस प्रधान वाक्य के बारे में क्या कहा जा रहा है कि उसे क्या कहा जाता था? पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो ये वाक्य आधारित है हमारे भारत देश पर। अगर हम सिर्फ बोलेंगे कि पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन किसे कहा जाता था? भारत को, है ना, हमारे भारत देश को। तो जब तक हम उसमें भारत देश ऐड नहीं करते तब तक सोने की चिड़िया कहा जाता था का कोई भी मतलब नहीं निकलेगा। तो इसीलिए हमारा उसमें जो मुख्य वाक्य है, यह वही भारत देश है, इसका होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये जो हमारा प्रधान वाक्य है और एक उपवाक्य जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, इसे हमने जिसे, है ना, यहाँ पर जिसे से हमने ये जोड़ के हमने उसे तैयार किया है। तो इसलिए ये हमारा मिश्र वाक्य कहलाया। जैसा कि हम जानते हैं कि जब 2 उपवाक्य हो जाते हैं एवं एक या एक से अधिक समापिका क्रियाएं होती हैं तो वह मिश्र वाक्य हो जाता है। अतः यह उदाहरण मिश्र वाक्य के अंतर्गत आएगा। क्या कहा गया है कि जब 2 उपवाक्य हो जाते हैं, जैसे कि एक प्रधान वाक्य है और दूसरा उसका उपवाक्य है,
ठीक है। अब हमने संयुक्त वाक्य में अगर हम देखें तो हम उन दोनों वाक्यों को अगर हम अलग अलग लिखते हैं, वह सुबह गया, दूसरा वाक्य वह शाम को लौट आया, तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन हमने उसे जोड़ के हमने वाक्य तैयार किया और से हमने उसे जोड़ दिया संयोजक अव्यय से। लेकिन अगर हम मिश्र वाक्य में अगर हम देखते हैं तो जब तक हम ये प्रधान वाक्य और उपवाक्य इसको हम दोनों को मिलाते नहीं हैं, तब तक के उस वाक्य का पूर्णत्व का हमें आभास नहीं होगा, वहाँ पर हमें समापिका क्रिया नहीं प्राप्त होगी, तब तक कि वो मिश्र वाक्य नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो है समापिका क्रियाएं हमें दिख रही है और यहाँ प्रधान वाक्य और उसका उपवाक्य भी हम देख पा रहे हैं, तो इसीलिए हमारा ये है मिश्र वाक्य। जैसे कि इसकी क्रिया से आप समझ सकते हैं, कहा जाता था, यहाँ कहा जाने वाली क्रिया कहा जाता था, लेकिन वो क्रिया क्या हो चुकी है, समाप्त, पूरी हो चुकी है क्रिया। कहा जाता था, पूरी बात कही जा चुकी है, इसलिए यहाँ एक हमें समापिका क्रिया दिख रही है, इसलिए ये हमारा मिश्र वाक्य हुआ। तो इस प्रकार से बच्चों ये जो है हमारे सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ये हमारे रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार हमने आपको इसमें बताया है। तो अब जो है हम अगर हमें कोई सरल वाक्य दिया है तो हम उसे संयुक्त वाक्य कर सकते हैं, और अगर हमें संयुक्त दिया है तो हम उसे किस प्रकार से हम उसे मिश्र कर सकते हैं। कैसे हम सरल को संयुक्त और मिश्र कर सकते हैं, संयुक्त कर सकते हैं, संयुक्त से हम सरल वाक्य कैसे बना सकते हैं, तो इस प्रकार से उसका रूपांतरण भी हम कर सकते हैं। तो वो चीज़ आपको जो है हम अगले पार्ट में समझाएंगे। यहाँ पर हमने आपको ये 3 प्रकार समझाए हैं, जिसमें से मैं आपको अभी मिश्र वाक्य के कुछ और उदाहरण यहाँ पर दिखा रही हूँ। जो औरत वहाँ बैठी है वो मेरी माँ है। जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। यहाँ पर किस प्रकार से हमने वाक्य को पहले समझा है कि मिश्र वाक्य की पहचान क्या होनी चाहिए। तो यदि आप उसे ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि वहाँ समापिका क्रियाएं मिल रही है कहीं पे, और जो प्रधान वाक्य है वो उसका जो उपवाक्य है वो हमें दोनों चीज़ दिखाई दे रहे हैं, और उपवाक्य किस प्रकार से प्रधान वाक्य के बिना अधूरा है, ये हम वाक्य को अगर हम पढ़ते हैं तो हमें समझ आएगा। जैसे मैं जानता हूँ, अगर हमने सिर्फ बोला मैं जानता हूँ तो यहाँ हमारा कोई सेंस नहीं निकल रहा है, जब तक कि हम उसके आगे का वाक्य कि क्या जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते, अगर हमने जब तक कि ये वाक्य नहीं हमने उसके साथ जोड़ा तो उसका कोई भी मतलब नहीं निकलेगा। मैं जानता हूँ, मैं तो बहुत कुछ जान सकता हूँ, है ना, कुछ भी हो सकता है उसमें। मैं जानता हूँ कि तुम सोना चाहते हो, मैं जानता हूँ कि तुम खाना चाहते हो, मैं जानता हूँ तुम मुझसे मिलना चाहते हो, तो वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन उस जब तक कि अगर हमें उसका पूर्ण उपवाक्य हमें प्राप्त नहीं है, तब तक कि वो हमारा मिश्र वाक्य नहीं होगा, वो सिर्फ एक वाक्य का थोड़ा सा अंश होगा, हमारा वाक्य का वो कोई प्रकार नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से यह है हमारे रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार। तो आपको ये वीडियो ध्यान से सुनना है और इसमें बताए गए आपको उस वाक्यों के प्रकार की जो है क्या क्या नाम है, उसकी परिभाषा क्या है, उसके उदाहरण क्या है, ये भी आपको बच्चों नोट करना है। धन्यवाद।